हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आप सभी के टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ, एक हम सीरीज चला रहे हैं। सो उसी सीरीज में पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट नंबर 3 रिवीजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन। सो आज जो है हम पॉलिटिकल थ्योरी कुछ और पहले पार्ट नंबर 1 हो चुका है, पार्ट नंबर 2 भी आपने देखा होगा, और आज जो है पार्ट नंबर 3 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम रिवीजन करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो आज के सेशन में। वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार टीजीटी पीजीटी के चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज दोस्तों यहीं पर लगातार आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए मदद की जाएगी। आपके टीजीटी पीजीटी शिक्षक बनने का जो सपना है उसको पूरा यहीं पे किया जाएगा। क्लासेस के टाइमिंग यहाँ लिखे हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रद्युमन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, डिस्कशन, जो भी समस्या है उसका सबका समाधान आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार मिलते रहेगा। ओके, नाउ एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, बिकॉज 11 बजे मैं अवेलेबल नहीं था, कुछ किसी कारण से बाहर हुआ, और इसलिए मैंने एडवांस में, कि आपकी पढ़ाई के नुकसान ना हो, इसलिए मैंने एडवांस में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया, जिससे आप आराम से तसल्ली से इसको बैठ के देखें। देखिएगा पूरा जरूर, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, बट हाँ चैट में जो आप सवाल पूछेंगे वो नहीं जवाब दूंगा, बट ठीक है, अगर कोई सवाल आता है तो टेंशन मत लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में डाल के छोड़ दीजिएगा बाद में, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल के छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पढ़ते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अगर आपको पिछली क्लास याद होगी तो एक होमवर्क क्वेश्श्चन दिया गया था आपको, जहां पे राइट्स के बारे में, थ्योरीज ऑफ राइट्स के बारे में आपसे मैंने कुछ चीजें पूछी थी। नेचुरल राइट थ्योरी है, यूटिलिटरियन थ्योरी ऑफ थ्योरी राइट्स है, मल्टीकल्चरल थ्योरी है, कम्युनिटेरियन थ्योरी है। आपस में आपको मैच करना था। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किससे मैच होगा? प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत कहता है कि इंट्यूशन एंड रीजन इज द सोर्स ऑफ राइट। अंतर्ज्ञान और कारण जो है अधिकार का स्रोत है, ये थ्योरी ऑफ राइट कहती है, ठीक है। फाइन, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट होगी, जो कि हमने उस दिन पढ़ा भी था, ठीक है। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ राइट मैंने आपको पिछली क्लास में नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट, मॉरल थ्योरी ऑफ राइट, लीगल थ्योरी ऑफ राइट, ओके, जो अधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, नैतिक अधिकार का सिद्धांत है, कानूनी अधिकार का सिद्धांत है, ये सब पढ़ाए थे, और उसी के आधार पर अगर आप सवाल को मैच करेंगे, नेचुरल राइट थ्योरी, इंट्यूशन, यूटिलिटरियन थ्योरी क्या बोलेगी? मैन हैज नो राइट अगेंस्ट द स्टेट। जर्मी बेंथम मानते हैं कि राज्य के खिलाफ इंसान, राज्य, बिकॉज उनका ये कहना है कि राज्य जो है इंसान की उपयोगिता के लिए तो बना है। अब अगर उसी राज्य के खिलाफ आपके पास अधिकार होंगे तो क्या मतलब? तो राज्य जो है उपयोगी है इंसानों के लिए ही, और इसीलिए यहाँ पे जो है मनुष्य जो है उस पे राज्य के अगेंस्ट उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। मल्टीकल्चरल थ्योरी क्या कहती है? ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट, समूह विभेदित अधिकार, मतलब अधिकार जो है समूह आधारित होने चाहिए, हर समूह के अलग अलग अधिकार उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से। उसके बाद कम्युनिटेरियन थ्योरी कहती है पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड, ओके। सो दिस इज द करेक्ट मैच, आप मैच कर लीजिए। ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो गया आपका बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का आपका 1 हो गया, एंड डी का आपका 2 हो गया, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ए। सो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आप सभी ने जवाब मुझे उम्मीद है कि दे दिया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो हमने ये वाला टॉपिक कवर किया है, ट्रेडिशन ये भी कवर कर लिया है, राइट्स मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। आज हम जस्टिस पढ़ने वाले हैं, आज जस्टिस को टारगेट करेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रकार, न्याय के सिद्धांतों की अगर हम बात करें, बहुत सारी थ्योरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी है, लिबर्टेरियन थ्योरी है, कम्युनिटेरियन थ्योरी है, फेमिनिस्ट थ्योरी है, ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ओके। तो जस्टिस के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो 4-5 मेन थ्योरीज है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है, उदारवादी या फिर पात्रता सिद्धांत है, जो कि रॉबर्ट नॉजिक, ओके। अच्छा, इसमें नाम एक एक करके मैं लिखते जाता हूं। यहां पे आते हैं आपके, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल के आइडिया को भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, और साथ साथ जॉन रॉल्स। बट इन दोनों थ्योरी में अंतर है। जॉन रॉल्स ने जो बात की और एरिस्टोटल ने बात की, उसमें उनके दोनों ने शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उपयोग किया है। अरस्तु ने भी वितरणात्मक न्याय की बात की है, वितरणात्मक सिद्धांत दिया है। न्याय कैसे होगा? वितरण अगर सही हो जाए, ठीक है, मतलब देश में से जो संसाधन है आपके पास, राज्य के पास, उसका वितरण जो है सही तरीके से किया जाए, वो सही तरीके करने का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जॉन रॉल्स का अलग पर्सपेक्टिव है, एरिस्टोटल का अलग पर्सपेक्टिव है। यहां उदारतावादी या फिर पात्रता सिद्धांत जो है, जो कि रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। रॉबर्ट नॉजिक
इस थ्योरी को देते हैं। कम्युनिटेरियन थ्योरी की बात करेंगे। कम्युनिटेरियन थ्योरी जस्टिस में आपके आ जाएंगे माइकल वॉल्जर, एंड सैंडल। माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल, ये दो फेमस थिंकर हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी जस्टिस में अगर हम बात करेंगे सुजान मोलर ओकिन, और साथ में कैरोल पैटमैन, कैरोल गिलिगन, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं। ठीक है, मार्था नाज़बुम भी आते हैं। कॉस्मोपॉलिटन ग्लोबल जस्टिस थॉमस पॉगे एंड चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स बेथ। ओके, ये सब थिंकर्स के नाम आपको आपस में लिख दिए। तो अगर ये भी सवाल आता है कि भाई कौन से विचार किस थिंकर से रिलेटेड है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए जरा एक बार शॉर्ट में सब समझते हैं कि क्या कहते हैं वितरणात्मक न्याय। अगर मैं अरस्तू के हिसाब से कहूंगा तो अरस्तू के हिसाब से वितरणात्मक न्याय क्या है कि जिस इंसान की जो औकात है, बहुत क्लियर एरिस्टोटल ने बोला कि जिस इंसान की जो वर्थ है समाज में, जो उसकी वैल्यू हो, उसके हिसाब से उसको आप दीजिए। अगर अधिकार दे रहे, मान लीजिए, देखिए वितरण क्या है, किस चीजों का वितरण होता है कि आप अधिकारों का वितरण कर रहे हैं, शक्ति का वितरण कर रहे हैं, राइट्स का वितरण कर रहे हैं, क्या ठीक है। मतलब राज्य क्या देती है, जनता को अधिकार देती है, फैसिलिटीज देती है, पावर देती है, इस प्रकार की चीजें। तो यहां पे अरस्तु ने बोला कि जैसे अगर कोई स्लेव है और दूसरा कोई क्या है, मास्टर है, मतलब एक मालिक है और एक दास है, तो मालिक और दास दोनों के अगर अधिकार बराबर है तो अन्याय है। अरस्तु का सीधा कहना है कि मालिक और जो बेसिकली लाइक जैसे गुलाम है, दोनों को अगर आप राज्य दोनों को बराबर अधिकार दे रहे हैं, मतलब राज्य अन्याय कर रहा है। क्यों? बिकॉज दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है अकॉर्डिंग टू, बिकॉज वो स्लेवरी में बिलीव करते थे, वो उनके हिसाब से गुलामियां सही थी अरस्तु के हिसाब से। तो अरस्तु ने बोला कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल इज जस्टिस। मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार, मतलब सारे दासों के साथ के लिए सबके लिए एक सा नियम, और सारे गुलाम बेसिकली और जैसे और सारे जितने भी आपके मास्टर्स हैं, मतलब जो मालिक हैं, उन सभी के लिए एक सा नियम, और मालिक और गुलामों के लिए अलग अलग नियम, बिकॉज मालिक अलग पदवी पे है और गुलाम अलग पदवी पे है। सो अकॉर्डिंगली, तो दैट इज जस्टिस। वो जस्टिस होगी, ना कि ये नहीं कि सबके लिए, बिकॉज आजकल हम क्या मानते हैं कि इक्वलिटी मींस इक्वल राइट फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाट वी बिलीव। आज के वक्त हम क्या मानते हैं, सबके लिए बराबर अधिकार। बट अरस्तु ने बोला कि नहीं, वो फेयर नहीं होगा, वो इनजस्टिस होगी। आपको व्यक्ति के वर्थ, कंट्रीब्यूशन की, सोसाइटी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से उसको अधिकार देने पड़ेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोपोर्शनेट, जिसको बोलते हैं अनुपातिक, उन्होंने क्या बोला, प्रोपोर्शनेट जस्टिस करनी पड़ेगी, अनुपात के हिसाब से न्याय करना पड़ेगा। जॉन रॉल्स उसके विपरीत, जॉन रॉल्स का थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है, इन्होंने भी वितरणात्मक की बात की, बट जॉन रॉल्स ने बोला कि वितरण ऐसा हो, ठीक है। जॉन रॉल्स, अब देखिए तो एरिस्टोटल का समझ में आ गया होगा सुन के आपको। अब जॉन रॉल्स की अगर हम बात करें तो जॉन रॉल्स बोलते हैं कि न्याय ऐसा हो जिसमें समाज के सबसे, मतलब इस प्रकार के नियम हो जो वितरण किया जाए, संसाधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि अगर समाज में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी जो है, सबसे गरीब व्यक्ति भी जो है, उस तक भी, उसका भी सबसे अत्यधिक फायदा हो सके। फाइन। उन्होंने बोला कि जैसे कि इक्वालिटी प्रिंसिपल आता है कि पहले तो उन्होंने बोला सब बराबर है, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल, अंतर सिद्धांत। तो अंतर सिद्धांत में क्या कहते हैं रॉल्स कहते हैं कि अंतर इस प्रकार से किया जाए कि सभी को अवसर मिल सके। मतलब सरकार अंतर कैसे करती है, सरकार नीतियां बना के अंतर करती है कि जैसे रिजर्वेशन डाल दिया तो वो अंतर किया ना। रिजर्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी है। सरकार ने एक प्रकार की क्या की, असमानता क्रिएट की कि वैसे नियम के हिसाब से सरकार जो है लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 14-15 क्या कहता है आपका, राइट टू इक्वलिटी, हम सब बराबर है, हम सब बराबर हैं। ये आपका आर्टिकल 14-15 में लिखा है कि सरकार किसी भी आधार पर, जात पात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। परंतु साथ में यह भी लिखा है हमारे संविधान में कि आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 के अंदर क्या कहा कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सरकार काम कर सकती है, माइनॉरिटीज के लिए, या फिर आप जो बेसिकली कैसे बोल सकते हैं बैकवर्ड सेक्शंस है, डिप्रेस क्लास है, रिजर्वेशन आ गया लीजिए। तो वो इनइक्वालिटी की ना, सरकार ने अपने ही देश के लोग हैं असमानता की, परंतु क्योंकि जिससे सबसे गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है, सबसे जो पीछे रह गया है समाज की सीढ़ी में, उसका फायदा हो सके। और यही बात करते हैं जॉन रॉल्स कि वो होगा न्याय, कि एक ऐसा राज्य जहां पे
अमीर को रोका नहीं जा रहा है, ठीक है। जॉन रॉल्स ने बोला कि अमीर अगर पैसा कमा रहा है तो उसको सरकार रोकेगी नहीं, बट उसकी अमीरी तभी जस्टिफाइड होगी। रॉल्स ने बोला कि समाज में अगर अंतर है, उन्होंने सीधा एक्सेप्ट किया कि देखिए सब बराबर नहीं हो सकते। जॉन रॉल्स बोलते हैं कि सब बराबर नहीं हो सकते, कोई ज्यादा कमाएगा कोई कम कमाएगा, दैट इज फाइन, इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल, ठीक है। मतलब आप असमानता को कभी खत्म नहीं कर सकते, वो जरूरी आवश्यक है। बट रॉल्स बोलते हैं कि वो जो बेसिकली इनइक्वालिटी है वो तब जस्टिफाइड हो जाती है कि जो अमीर है, ठीक है, जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनके उस ज्यादा पैसे कमाने का फायदा समाज के सबसे गरीब तबके के लोगों तक पहुंच जाए। मतलब सीधी बात क्या बोल रहे हैं कि अमीर आदमी पैसा कमाए बट उसमें से टैक्स दे, और उस टैक्स का उपयोग करके सरकार जो है गरीबों का वेलफेयर करे, जस्टिस, ठीक है। सो अमीर पैसा कमाएगा, सरकार उसको रोकेगी नहीं। जॉन रॉल्स बोल रहे हैं कि रिच कैन अर्न एज मच एज ही वांट, ओके, अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट एंड व्हाटएवर, ओके, अपने टैलेंट के हिसाब से, बट उसमें से उसको कुछ शेयर देना पड़ेगा सरकार को टू फुलफिल द नीड ऑफ द पुअर। जॉन रॉल्स ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि कोई कितना टैलेंटेड है, कि भाई टैलेंटेड है इसलिए उसको अधिकार दे रहे, नहीं, टैलेंटेड के साथ साथ है टैलेंट है, मेरिट है, ठीक है। उन्होंने 3 शब्द उपयोग किए, टैलेंट जिसको बोलते हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया डेजर्ट, डेजर्ट, मेरिट एंड नीड। सो जॉन रॉल्स बोलते हैं कि अगर एक समाज में न्यायपूर्ण समाज बनाना तो वहां पे आपको टैलेंट की कदर करनी पड़ेगी, मेरिट की कदर करनी पड़ेगी कि भाई कोई व्यक्ति में वो होना चाहिए, बट साथ साथ आवश्यकता, नीड, अगर आप नीड को इग्नोर कर देंगे मतलब वो समाज न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग टैलेंटेड है तो अपना हक पाएंगे खुद अपनी मेहनत करके, कुछ लोग मेरिटोरियस है तो वो अपनी सही पोजीशन पहुंचेंगे, कुछ लोग अगर मान लीजिए लकी नहीं है, जो भी जिस भी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसका ये मतलब नहीं कि उनकी जो भौतिक मौलिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। उनको भी अवसर मिलना चाहिए ना, फाइन। कोई गरीब घर में पैदा हुआ ये मतलब थोड़ी कि वो कल के दिन कुछ बन नहीं सकता, उसको शिक्षा दी, राज्य शिक्षा देगी, फिर उसके बाद फिर वो कुछ करता है कि नहीं करता है वो उसकी जिम्मेदारी है, बट उसको अवसर तो दिया जाए। बस यही बात करते हैं, यही न्याय होगा जॉन रॉल्स के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि इसके अपोजिट है। देखिए जॉन रॉल्स में हमने क्या देखा, जॉन रॉल्स ने एक प्रकार से कल्याण की बात की। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में कल्याणकारी विचार दिया कि समाज का कल्याण, गरीब वर्ग का कल्याण। और इन्होंने क्या बोला कि अमीर पैसा कमाए और उसमें से टैक्स लेके किसको, गरीब के फायदे में, वेलफेयर में लगाया जाए। जॉन रॉल्स क्या बोल रहे हैं कि राज्य क्या करेगा कि अमीर से पैसा लेगा और गरीब के भलाई में काम करेगा तो न्याय हो जाएगा, जॉन रॉल्स ने बोला। बट फिर आते हैं रॉबर्ट नॉजिक, वो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे भाई, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक इन्हीं की बात है इनका क्रिटिसाइज करने के लिए, ओके। तो जॉन रॉल्स ने जो थ्योरी दी उसको, उसकी आलोचना करते हुए रॉबर्ट नॉजिक आते हैं और बोलते हैं क्यों भाई ऐसा क्यों, ये तो अन्याय हुआ, ठीक है। उन्होंने बोला कि एंटाइटलमेंट है ना, जिस व्यक्ति ने मेहनत की, जो अमीर भी है, रॉबर्ट नॉजिक बोलते जो अमीर है उसने पैसा अपनी मेहनत से कमाया, उसकी स्वतंत्रता थी वो, ठीक है। वो पैसा जो उसने कमाया, जो इनकम कमाई, जो कैपिटल बनाई, जो प्रॉपर्टी क्रिएट की, वो उसकी खुद की मेहनत थी, वो उसके लिए वो क्या है, उसका पात्रता है उसकी। अब उस पात्रता होने के बावजूद आप उससे बड़ा अमाउंट में टैक्सेशन लेते हैं क्या, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। हमारे देश में भी ये सिस्टम है, आपकी जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ते जाएगी, टैक्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। नीचे स्लैब वालों को 5%, फिर 10%, फिर 20%, फिर 30%। तो ये नहीं कि बस क्योंकि मोटा अमाउंट है इसलिए नहीं, परसेंटेज भी बढ़ जाता है कि आपको अगर एक आप इतने लाख से जो ऊपर कमा रहे तो आपको 30% देना पड़ेगा। तो रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं कि ऐसा क्यों, ये तो इनजस्टिस हुई। तो रॉबर्ट नॉजिक ने बोला कि न्यायपूर्ण समाज क्या होगा, न्यायपूर्ण समाज एक ऐसा होगा जहां पे जो व्यक्ति जिसका पात्र है, जिसने जो संपत्ति एक न्यायपूर्ण तरीके से एक्वायर की है, एक न्यायपूर्ण तरीके से उसको ट्रांसफर की गई है। मान लीजिए मैंने अपनी मेहनत की और एक घर गाड़ी कुछ भी खरीद दिया, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मैंने मेहनत करके पैसा कमाया और उससे एक जमीन खरीद ली, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, ठीक है, या फिर मेरी माता जी ने मुझे अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, ये भी न्यायपूर्ण तरीके से उसमें गुजर रही है। भाई उनकी संपत्ति थी, उन्होंने अपनी इच्छा से कागज में लिख दिया कि हाँ भाई इस व्यक्ति को जाना चाहिए, न्यायपूर्ण ट्रांजैक्शन। सो रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं कि अगर संपत्ति इस तरीके से किसी ने अपनी मेहनत से बनाई या फिर उसको किसी ने ट्रांसफर की, तो वो तो उसकी हुई ना, वो जस्ट है, वो उसमें वो व्यक्ति जो है उस संपत्ति का पात्र है। आप उससे उस संपत्ति पर एक्स्ट्रा ऊपर पैसा लेकर या फिर उसको छीन कर रीडिस्ट्रीब्यूट गरीबों में नहीं बांट सकते, ठीक है। जैसे कि अभी होता है ना कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीदो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, उस प्रॉपर्टी टैक्स का उपयोग क्या करेगी सरकार, करेगी वेलफेयर में वीकर सेक्शन के। तो रॉबर्ट नॉजिक बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों,
उस अमीर ने क्या गलती की? अगर आप उससे पैसा ले रहे हैं, मतलब जो उसने अपनी मेहनत से कमाया उससे लेकर किसी गरीब का भला कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कि उसका भला तो कर रहे हैं, बट दूसरे के साथ अन्याय तो हुआ, इनजस्टिस हुई ना एक प्रकार से, अगर सही रूप से देखा जाए तो। रॉबर्ट नोजिक ने बोला इनजस्टिस है ये तो। क्या जो मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज अ बाउंडेड लेबर। ये जो प्रगतिशील कर है, प्रगतिशील कर क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रगति होती जाएगी आपका कर बढ़ते जाएगा। तो रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है इज बाउंडेड लेबर। ये बंधुआ मजदूरी है कि वो मेहनत करे, एक व्यक्ति अपना मेहनत से पैसा कमाए और उसके बाद उस पैसे में से मोटी कमाई जो है, मान लीजिए 1 करोड़ आपने कमाया, 1 करोड़ में से, ठीक है, 1 करोड़ कमाया, उसमें से 30 लाख रुपए, 30,000 नहीं 30 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आज हम भारत की व्यवस्था की बात करें और वो 30 लाख रुपए सरकार के पास चले आएगा, तो रॉबर्ट नोजिक बोल रहे हैं कि भाई वो 30 लाख छोटी मोटी रकम थोड़ी, कि अठन्नी चवन्नी थोड़ी, चलो ठीक है, अरे 1 लाख 2 लाख चलता है, ठीक है, कि भाई उस पर एक फ्लैट टैक्स, बिकॉज सरकार को का खर्चा भी चल रहा है, पुलिस है, व्यवस्था है, सड़क है, पानी है, तो समझ में आता है कि सरकार को। रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं कि गवर्नमेंट का काम मिनिमम है। रॉबर्ट नोजिक वही विचारक है जो जॉन लॉक से प्रभावित है। उन्होंने यही बोला कि सरकार का काम इतना सा था, लोगों को उनके अधिकार देना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा करना और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना। उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक पुलिस चाहिए, एक न्याय व्यवस्था चाहिए, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, प्रशासनिक विभाग चाहिए, पुलिस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मिलिट्री चाहिए, खत्म काम। उतना ही तो खर्चा है, तो उसके लिए कम टैक्स लो। ये प्रोग्रेसिव क्या? तो रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं फ्लैट टैक्स रखिए। फ्लैट टैक्स न्यायपूर्ण होगा, मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, सब देश के नागरिक है, सब बराबर। ये नहीं कि अमीर ज्यादा कमा रहा तो ज्यादा टैक्स देगा, गरीब कम कमा रहा तो कम। सबके लिए एक समान, एक मिनिमम टैक्स कर दिया जिससे सरकार का खर्चा निकल सके, बिकॉज सबको सरकार को सैलरी भी देनी पड़ती ना, सरकार में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, व्यवस्था चलानी पड़ेगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उसके लिए कुछ ना, राज्य अगर है तो टैक्स तो जाएगा। तो टैक्स को मना नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट नोजिक बोल रहे हैं कि टैक्स ठीक है, बट ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है कि जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज सरकार ने अपने मन से ये सोच लिया है, या फिर राज्य ने अपनी जिम्मेदारी खुद बढ़ा ली है कि हम तो कल्याण करेंगे, हम जनता का कल्याण करेंगे। रॉबर्ट नोजिक बोल रहे थे कि कल्याण क्यों करोगे, किस बात के लिए करोगे, आपका ये काम ही नहीं है। स्टेट शुड बी लाइक अ नाइट वॉचमैन। रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं राज्य एक नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए, वो सिर्फ रखवाली के लिए है। राज्य का काम रखवाली करना है, लोगों के अधिकारों की, लोगों की स्वतंत्रता की, लोगों की संपत्ति की। इसके अलावा रॉबर्ट नोजिक बोलते हैं इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। लोगों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य बचाना, ये इन सब चीजों में अगर सरकार खर्चा करे तो गलत है, वो इनजस्टिस है। ये है रॉबर्ट नोजिक का न्याय। देख लिया अपोजिट आइडिया। तीसरी तरफ नंबर पे आपके आते हैं, यहां तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। तीसरे नंबर पे आपके आते हैं कम्युनिटेरियन थिंकर। ओके, अब ये कम्युनिटेरियन थिंकर, समुदायवादी विचारक क्या कहते हैं? इन्होंने भी जॉन रॉल्स को, ठीक है, जॉन रॉल्स से सब नफरत करते हैं, ठीक है जॉन रॉल्स से सब नफरत करते हैं। जॉन रॉल्स ने जो सिद्धांत दिए उसमें समुदायवादियों को लगा कि कहीं ना कहीं इसमें व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य, सामुदायिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। न्याय को समुदाय के हिसाब से नहीं, व्यक्ति के हिसाब से, कि एक व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, उस हिसाब से अधिकारों की बात की जाए, उस हिसाब से लिबर्टी की बात की जा रही है। तो रॉल्स का जो सिद्धांत है उन्होंने बोला है कहीं ना कहीं वो व्यक्तिवादी है, वो समुदाय की। बिकॉज कम्युनिटेरियन थिंकर क्या बोलते हैं, समुदायवादी बोलते हैं कि हर समुदाय की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, हिंदू कल्चर अलग है, इस्लाम कल्चर अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है, हर कल्चर अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो सबके हिसाब से जो सही गलत भी अलग होगा। बिकॉज जस्टिस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज जस्टिस, कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सवाल यही तो है कि सही क्या है गलत क्या है। तो रॉबर्ट नोजिक बेसिकली कम्युनिटेरियन थिंकर क्या कहते हैं कि ये सही गलत हर समुदाय का अलग अलग होता है। तो अगर आप एक न्याय का सिद्धांत दे देंगे जो सब पर अप्लाई हो तो आप गलती कर रहे हैं, जो कि जॉन रॉल्स ने की। जॉन रॉल्स ने जो न्याय का सिद्धांत दिया जो कि सब एप्लीकेबल टू एवरीवन। ओके, जॉन रॉल्स ने बोला सबके लिए बराबर रहेगा, सबके लिए वो समान नियम, समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक रूप से वो अप्लाई किया जा सकता है। जॉन रॉल्स का जो आइडिया था उन्होंने बोला कि वितरणात्मक न्याय सब पर अप्लाई होगा, पूरे देश के जनता पे सब पे बराबर, वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, और न्याय स्थापित होगा। माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल ने बोला कि ऐसा नहीं है, हर समुदाय की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तो उनको जो अधिकार दिए जाएंगे वो उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से दिए जाएंगे।
जैसी जिस समाज की आवश्यकता हो उसके वैसे अधिकार, तब न्याय होगा। अगर हर सब व्यक्ति को आप वही चीज, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी क्या है? निजता का अधिकार, कि भाई अब हमारी जो बात है वो हम अपने पास तक रखें, किसी को बताएंगे नहीं। अब ये निजता का जो अधिकार है, अगर हम देखें अमेरिका जैसे देशों में जो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लिबरेटेड हैं सब, तो वहां पे लोगों को निजता के अधिकार की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि भारत में ही मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लोग बोलेंगे कि निजता का अधिकार चाहिए। परंतु मान लीजिए भारत के एक ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, भारत में कोई एक जनजातीय समूह है, वो तो मिलकर एक कम्युनिटी लिविंग करते हैं, ठीक है, वो पूरा समुदाय एक साथ मिलकर रहता है। वहां पे अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर निजता का अधिकार दे देंगे तो वो समुदाय खराब हो जाएगा, बिकॉज उस ट्राइब का कल्चर ही है शेयर करना। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप है जो भाई हर चीज वहां पे एक मतलब कॉमन कबीले का सरदार होता है और उसके नियम पे, उसके डिसीजन पे पूरा समुदाय चलता है, वो उनकी संस्कृति है और उसी में वो खुश है, उसी में उनका विकास हो रहा है, उसी में वो पनपे है अभी तक। सो अगर आप व्यक्तिगत अधिकार दे देंगे तो मतलब क्या होगा, उस समुदाय के लोगों के अंदर फूट आ जाएगी। एक बोलेगा नहीं मैं तो ये बात नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरा निजता का ऐसे, तो फिर वो डिवीजन टूट जाएगा। सो हर समुदाय की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। माइकल वॉल्जर, माइकल सेंटर बोल रहे हैं कि हर समुदाय की अलग अलग आवश्यकता है और उसके हिसाब से उनको अधिकार दिए जाएंगे, और जब उस हिसाब से अधिकार दिए जाएंगे तब न्याय होगा। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी स्फीयर ऑफ जस्टिस। स्फीयर ऑफ जस्टिस कि जस्टिस के जो स्फीयर है, वो स्फीयर मतलब गोले बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो एक ऐसा नहीं है, एक गोला नहीं है जो सभी प्रकार के न्याय को स्थापित, अलग अलग जस्टिस, हर समुदाय का अलग अलग न्याय है। एक समुदाय उसके अलग न्याय का सिद्धांत, उसके हिसाब से सही क्या है गलत क्या है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय, जो गाय है वो माता है, फाइन, उसकी पूजा करनी चाहिए। ये हिंदू धर्म के, ये कल्चर है हिंदू धर्म का। वो हिंदू धर्म के लोगों के लिए न्याय क्या है कि गौ की सेवा करना, वो उनके लिए सही है, गलत है, न्याय है। इस्लाम की अगर हम बात करेंगे वहां पे अलग बात है, वहां पे गाय को माता नहीं माना जाता, वहां पे लाइक उसको एज अ फूड भी मानते हैं, उन खाने की पद्धति भी है, तो वो एक अलग मूल्य है, वो उस समुदाय का मूल्य है। तो अब दो अलग अलग समुदाय है, दोनों के मूल्य अलग है। एक ही वस्तु जो है, ठीक है, या फिर एक ही जीव जो है गाय, वो दोनों समुदाय के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि अगर हम बात करें इस्लाम में जो अब बेसिकली शराब को हराम माना गया है इस्लाम में। अगर आप बोले लाइक से जो बेसिकली पिग का मीट होता है उसको लेकर भी दिक्कत है। सो हर कल्चर का अपना अपना तामझाम है। तो माइकल वॉल्जर ये बोल रहे हैं कि न्याय भी हर समुदाय का अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि एक ही गुट जो है सबको बराबर बांट रहे, एक ही प्रकार का अधिकार सबको दे दिया पूरे देश में, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। हर समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्याय करना पड़ेगा, ये बात कहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फेमिनिस्ट थिंकर। नारीवादी विचारक बोलते हैं कि देखिए कहीं कुछ भी करो, ये न्याय बाद में होगा, पहले परिवार में न्याय करो। इन्होंने सीधा बोला कि आप राज्य जो है लगा है, राज विचारक जितने हैं लगे हैं न्याय 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 न्याय। अरे परिवार की तो बात करो, उस परिवार में, बिकॉज हम जब भी न्याय की बात करें सामाजिक स्तर पे कि भाई अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं या फिर जो लाइक कल्चरल इंटरेस्ट है, इन सब में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमीर वर्ग जो है गरीब वर्ग का शोषण ना करे, इन सब न्याय की हम बात करते हैं कि भाई इस प्रकार का न्याय हो, सामाजिक न्याय। ठीक है, जब भी विचारक बात करते हैं, सो फेमिनिस्ट थिंकर्स ने बोला कि आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, समाज में न्याय स्थापित किया जाए, राज्य जो है समाज में न्याय लाएगा, सभी को सही अधिकार बटेंगे, ये सब चीजें करेगा। बट उस समाज से पहले आप भूल जाते हैं कि पहली इकाई समाज की क्या है, परिवार। समाज की पहली इकाई क्या है, फैमिली। और उस परिवार में एक पुरुष एक स्त्री का जो शोषण कर रहा है, ठीक है, मेल फीमेल जो पावर रिलेशन है, उसको जब तक आप सही नहीं करेंगे, पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मकता। तो पितृसत्तात्मकता होने के चलते जब आपकी यूनिट जो है, बेसिक यूनिट, बेसिक जो इकाई है समाज की, इस समाज की, इस राज्य की बेसिक इकाई फैमिली होगी। अब वो फैमिली ही में ही अन्याय है, तो उसके ऊपर बना हुआ जो समाज है वो कैसे न्यायपूर्ण हो सकता है। बस इतनी सी बात उन्होंने कही कि ये सब विचारक झूठे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि जितने भी न्याय के सिद्धांत सब गलत हैं, बिकॉज वो महिलाओं के साथ हो रहे शोषण को अन्याय मानते ही नहीं, और उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में उसको इंक्लूड ही नहीं किया। भले वो जॉन रॉल्स हो, चाहे रॉबर्ट नॉजिंग हो, जो कोई भी विचारक हो, चाहे प्लेटो हो, कोई, सो किसी ने अलग से महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और वहां पे न्याय व्यवस्था स्थापित करने की बात नहीं की। तो नारीवादी बोला कि न्याय कहां से होगा, फैमिली से। पहले परिवार को सुधारिए, फिर समाज सुधरेगा, फिर न्याय व्यवस्था स्थापित होगी। इसके बाद आता है ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, वैश्विक न्याय, कॉस्मोपॉलिटन थ्योरी, जो कि थॉमस पॉगे जो है जॉन रॉल्स के ही शिष्य हैं, उनके ही स्टूडेंट थे। थॉमस पॉगे, चार्ल्स बेस, इन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। ये भी जॉन रॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी के रिस्पॉन्स में है, उसके अपोजिशन में। ठीक है,
यहाँ पे ये मैक्सिमम जो थॉट्स है वो जॉन रॉल्स के विचार का ही विरोध करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो थॉमस पॉगे हैं एंड चार्ल्स बेज है, वो ये कहते हैं, स्पेशली थॉमस पॉगे ने कहा कि यहाँ वितरण करने की बात करें। जॉन रॉल्स क्या मानते हैं कि अगर संसाधनों का सही रूप से वितरण कर दिया गया, ओके, संसाधनों का, अधिकारों का सही रूप से वितरण कर दिया गया, तो समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। एक देश के अंदर, जॉन रॉल्स ने बोला कि एक देश के अंदर आप संसाधनों का सही रूप से वितरण, संसाधनों, अधिकारों, इन सब चीजों का वितरण कर दीजिए, न्याय हो जाएगा। थॉमस पॉगे बोल रहे हैं कि न्याय तो तब होगा ना कि जब उस देश में संसाधन होंगे। अभी उन्होंने बोला कि वैश्विक स्तर पे आप देखिए तो जरा कि कुछ देशों के पास अथाह संपत्ति है और कुछ देशों के पास मिनिमम रिसोर्सेज है। अब जिस देश के पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं, जिसके पास बिल्कुल न्यूनतम संसाधन है, वो अपने लोगों को बांटेगा भी तो क्या ही बांटेगा, कैसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो थॉमस पॉगे ने बोला कि न्याय तब तक राज्य स्तर पर, उन्होंने बोला कि राज्य, जैसे जॉन रॉल्स का जो आइडिया वो स्टेट का है कि स्टेट में न्याय कैसे करना है, एक राज्य के अंदर न्याय कैसे करेंगे। थॉमस पॉगे ने बोला कि राज्य के अंदर न्याय तब हो पाएगा ना जब वैश्विक स्तर पर न्याय। अभी वैश्विक स्तर पर भी संसाधन, वो बोलते हैं कि आप अमीर देशों में देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारे संसाधन उपयोग कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, जितनी सब चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बेस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज है उनके पास, ठीक है। रिसोर्स कंजप्शन खूब हो रहा है वहां पे, बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मस्त। और वही आज अगर आप भारत में जाएं तो भारत के कई गांव में अभी बिजली भी नहीं आती। तो जहां बिजली नहीं आएगी वहां विकास कैसे होगा बताइए, ठीक है। तो अब एक तरफ दुनिया का एक कोना है जहां पे 24 घंटे संसाधन की कोई कमी नहीं है, संसाधन ही संसाधन है, और दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे मतलब एक दुनिया के दूसरे देश है। तो उन्होंने बोला कि जो संसाधनों का बंटवारा है वैश्विक स्तर है वो गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। जब तक वहां आप वैश्विक स्तर पर संसाधनों के बंटवारों को सही नहीं करोगे, तब तक राज्य स्तर पर न्याय का तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होगे। और उन्होंने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिच पीपल की। स्पेशली बोला, उन्होंने बोला कि बेसिकली जो एफ्लुएंट पीपल है फ्रॉम द रिच कंट्रीज, ओके, सो दे विल बी डेवलप्ड कंट्रीज। तो थॉमस पॉगे ने बोला कि जो अमीर देश हैं, उन अमीर देशों के अमीर नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि वो जहां जहां पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मुद्दा उन्होंने उठाया कि एक तरफ जैसे आप अफ्रीका जाइए, अब इंडिया देखिए, एशिया देखिए, कितनी गरीबी है, भज्जर गरीबी है, ठीक है, कई लोग भुखमरी से मर रहे हैं। दूसरी तरफ वो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी बर्गर खा खा के मोटा होके मर रहा है, ठीक है, फाइन, समझ रहे हैं। तो एक तरफ ओबेसिटी की प्रॉब्लम है दुनिया में एक कोने में, जो बिकॉज संसाधनों की अथाह है, फाइन। आप अमेरिकन सोसाइटी को देखिए, डेवलप्ड कंट्री है, खूब अथाह पैसा है, लाइक रिसोर्सेज है, और उसके चलते मैक्सिमम, जो मैं ये नहीं बोल रहा कुछ लोग वहां पे भी गरीब होंगे, बट रिसोर्सेज इतने वेल इनफ है कि ऑयल से लेके, पेट्रोलियम से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, कि वो इंसान लेजी होते जा रहा है, ओबेसिटी से समस्या है, इतना खा रहा है कि पेट फटे जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ लोग ऐसे कुपोषित हैं कि जिनकी शक्लें आप देख लोगे तो आपको दिन में रोटी खाने की इच्छा नहीं होगी, यार इसको पहले कोई खाना खिला दो, ठीक है। सो इस ग्लोबल इनजस्टिस, इस पॉवर्टी को जब तक डील नहीं करेंगे, तभी जाके तब तक आपका न्याय स्थापित नहीं हो सकता। ये थॉमस पॉगे का कहना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे अलग अलग विचारों के। आई होप कि इसको पढ़ने में मजा आया होगा। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि जस्टिस संबंधित है। प्लेटो से स्टार्ट करें, प्लेटो ने रिपब्लिक में लॉ में जस्टिस का सिद्धांत दिया है। एरिस्टोटल की किताब है पॉलिटिक्स, यहाँ पे न्याय का सिद्धांत मिलेगा। निकोमेनियन एथिक्स भी है, ठीक है। देन मार्शल की किताब है नेचुरल जस्टिस, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल की यूटिलिटिज्म, टॉम बॉटमोर, हर्डवर्थ स्पेंसर, फ्रेडरिक हाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, रोड टू सर्वडम, कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, ओके, एंड मिल्टन फ्रीडमैन। इसके बाद आपके रॉबर्ट नॉजिक, अनार्की स्टेट यूथोपिया, जॉन रॉल्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस, लॉज ऑफ द पीपल, माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल की किताब, स्फीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म इक्वलिटी, मैकिंटायर, अमर्त्य सेन, सुजान मोलर ओकिन, जेंडर जस्टिस फैमिली, कैरोल पैटमैन, कैरोल गिलिगन, थॉमस पॉगे, ग्लोबल जस्टिस। These are the important thinkers and important books related to justice. चलिए, so I hope कि इस लेक्चर को सुनकर आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। टीजीटी पीजीटी चैनल, ये एक नया चैनल है आप सभी की प्रिपरेशन के लिए खोला गया, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लासेस के टाइमिंग यहाँ लिखे हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 11 AM क्लासेस आपकी रहेंगी, तो उसमें लगातार जुड़ते रहिए। और बाकी एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी को देके जा रहा हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये जब अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक, अमर्त्य सेन, थॉमस पॉगे, माइकल वॉल्जर। अब आपको इनके विचारों को, आइडिया ऑफ जस्टिस जो इनका है, उसको आपस में मिलाना है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी का आंसर देख लूंगा
जो पढ़ा है देखते हैं समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, सो प्लीज डू प्रोवाइड द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड कीप शेयरिंग द सेशन, कीप लाइकिंग द सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। आपके शिक्षक बनने का जो सपना है टीजीटी पीजीटी, उसको पूरा करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।